नमस्कार, लिबरल टाइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आर मोहन तिवारी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे। महात्मा गांधी के सबसे पसंदीदा भजनों में से आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरा देश ये धुन गुनगुना रहा है। इसी बीच बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय होता है, जिसने 2 साल पहले 2 अक्टूबर को ही चंपारण से अपने अभियान की शुरुआत की थी। और आज जब पार्टी का उदय हुआ तो शराब का जिक्र आ गया, पूरा बवाल मच गया है। लिबरल टाइम के इस खास शो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आज वो कौन सी स्टोरी है जो आपको लिबरल टाइम के शो में देखने के लिए मिलेंगी। इन स्टोरी का पूरा हम अंदर से लेके बाहर तक का विश्लेषण आपको बताएंगे। पहली स्टोरी है प्रशांत किशोर को लेकर। शराब से बिहार की सियासत बदलेंगे प्रशांत किशोर। आज उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, जो जन स्वराज अभियान था उसे ही पार्टी का नाम दे दिया, लेकिन शराब को लेकर ऐसी बात कह दी है कि हर कोई हैरान हो गया है। बोले भैया प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं। तो पहली स्टोरी हमारी प्रशांत किशोर को लेकर है। दूसरी स्टोरी क्या है, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर कंगना रनावत को ना सुनकर आप इस छात्र की स्पीच को सुनिएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे। और तीसरी स्टोरी, ये स्टोरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल को लेकर, जिस पर आज एक बड़ा दावा किया गया है विनेश फोगाट के द्वारा। इस पर भी चर्चा करेंगे। ये तीनों स्टोरी लिबरल टाइम के शो पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो जुड़ जाइए फटाफट हमारे साथ लिबरल टाइम के आपके अपने शो में। लिए चलता हूं आपको पहली स्टोरी, प्रशांत किशोर। 2 साल पहले चंपारण से एक अभियान की शुरुआत होती है। इस अभियान के संयोजक और नेतृत्व करता थे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर 2 साल से पहले प्रशांत किशोर की जो पहचान थी वो एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर थी। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी नीतीश कुमार, तो कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम किया करते थे। पार्टी बदलती रही, राजनेता बदलते रहे, प्रशांत किशोर के काम करने का तरीका भी बदलता रहा, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अभी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर चर्चाओं में रहते थे। कभी वे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जा चुके हैं, तो कभी उनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरें सुनने के लिए मिलती थी। लेकिन अब इन तमाम खबरों के लिए कोई भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर दी है। 2 साल पहले चंपारण से जिस जन स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी, आज गांधी जयंती के मौके पर पटना में उस अभियान को एक राजनीतिक दल का रूप दे दिया गया है, यानी कि प्रशांत किशोर की अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बन गई है। पटना में इस बात का ऐलान खुद प्रशांत किशोर ने किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस स्टोरी पर आगे बढ़ेंगे। ए भाई, बहुत दिन से जन स्वराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन स्वराज को आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन स्वराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? तो आपने सुना, गले पर पीला गमछा डाले हुए ये चुनावी रणनीतिकार अब पूरी तरह राजनेता बन गए। इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया, नाम दिया जन स्वराज, और जनता से भी पूछा कि अगर जन स्वराज नाम पसंद नहीं आया तो बदलवा देंगे, आपके लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। एक अलग अंदाज देखने को मिला। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पूरी भव्य तैयारी की गई आज के कार्यक्रम के लिए। दावा किया गया कि करीब 2 लाख लोग प्रशांत किशोर के इस जन स्वराज पार्टी के आगाज के पहले अधिवेशन पर
उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे। इसे लेकर भी अब प्रशांत किशोर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि प्रशांत किशोर के इस जनसुराज पार्टी के पहले अधिवेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि शुरुआती दौर पर प्रशांत किशोर के कार्यक्रम स्थल की कई तस्वीरें सामने आई जहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। अब प्रशांत किशोर के विरोधियों ने कहा कि देखिए, दावों में और हकीकत में कितना फर्क होता है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि 2 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे, लेकिन रह जा के 5,000 लोग पहुंचे। अब इस बीच कई मीडिया चैनलों में प्रशांत किशोर के जनसुराज का जो पहला अधिवेशन है, इसे लेकर कई खबरें दिखाई जा रही हैं। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो महिलाएं पहुंची, जो लोग पहुंचे, वो सब किराए के पैसे देकर बुलाए गए थे। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रमों में किराए के लोग बुलाए जाने का ये जो सिलसिला है, ये कोई भी नया नहीं है। आप ज्यादातर जनसभाएं जहां होती हैं वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग सिर्फ अपने किसी बड़े अधिकारी या गांव के मुखिया के कहने पर जनसभा तक पहुंच जाते हैं। इन्हें ना तो पता होता है कि ये प्रधानमंत्री की जनसभा है या गृह मंत्री की। वैसे ही कुछ नजारा प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम में भी देखने के लिए मिला। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो सामने आए जिसमें महिलाओं ने दावा किया कि हमारे गाँव के मुखिया ने कहा है चलना है तो हम आ गए। अब प्रशांत किशोर कौन है, इन्हें ये भी खबर नहीं है। खैर, ये प्रशांत किशोर के पूरे एक कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसकी वानगी हम आपको दिखा रहे थे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान जमकर भाषण भी दिया, बिहार में अपने विपक्षी नेताओं पर हमला भी किया। अब प्रशांत किशोर ने यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात है। सबसे पहले आप समझिए कि प्रशांत किशोर अपनी इस पार्टी के जरिए किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, किस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और किस दावा किस एवज पर ये दावा कर रहे हैं कि जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेगी। प्रशांत किशोर 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा हावी हैं। पहला मुद्दा शिक्षा है और दूसरा मुद्दा रोजगार है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम जो बिहार के युवा हैं उनके लिए बिहार में ही रोजगार पूरी तरह से तैयार करेंगे। पलायन जैसी स्थिति का सामना बिहार के युवकों को नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सबसे पहले सुधारनी होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था। इन दोनों बातों पर प्रशांत किशोर लगातार जोर डालते रहे हैं और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द युवाओं की एक भीड़ भी पूरी जनसुराज यात्रा के 2 साल के दौरान नजर आई है। जहां से भी प्रशांत किशोर गुजरते थे, जनसुराज अभियान में युवाओं की भीड़ नजर आ जाती थी। हालांकि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, वे चुनावी इवेंट सेट करते थे। भीड़ कैसे लाई जाती है उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। लेकिन आज जब जनसुराज पार्टी की स्थापना हो गई, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि बिहार में अब जनसुराज पार्टी का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी। प्रशांत किशोर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने अब हर किसी को हैरान कर रख दिया है। आज गांधी जयंती है। 2 साल पहले भी गांधी जयंती के मौके पर ही प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज अभियान की शुरुआत की थी। अब महात्मा गांधी जो शराब के कितने बड़े विरोधी थे, दुनिया जानती है, देश जानता है, बिहार में शराबबंदी है। प्रशांत किशोर ने आज भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी को अलग कर देंगे, यानी कि बिहार में एक बार फिर से शराब की बिक्री होगी। इस एवज पर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है और बिहार में शराबबंदी के चलते 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आप सुनिए प्रशांत किशोर ने शराब को लेकर कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा किया है, इसके बाद स्टोरी पर आगे बढ़ेंगे। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा
अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि शराब के जरिए हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब से जो हमें टैक्स मिलेगा, इसका जो हम खर्चा है वो अधिकारियों की, नेताओं की आवभगत में नहीं करेंगे, सड़क बनाने में नहीं करेंगे, बिजली पानी में नहीं करेंगे, बिल्डिंग बनाने में नहीं करेंगे, इसका पूरा व्यय जाएगा शिक्षा व्यवस्था पर। ये लुभावना वादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं अपनी पार्टी की पहले अधिवेशन पर। लेकिन प्रशांत किशोर ये नहीं बता रहे हैं कि शराब के जरिए जितने परिवारों का नुकसान होगा, जितने परिवार टूटेंगे, उनका क्या होगा। इस शराब के जरिए जितने लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा, उसका क्या होगा। अब प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं, ये उनकी रणनीति है। उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की तो पहले ही भाषण में वे शराब को एक बार फिर से बिहार में शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। अब ये सोचकर हैरान कर देने वाली बात है कि एक राजनेता शराब के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कह रहा है। दिल्ली में जब शराब नीति के कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम राजनेता जेल का चक्का लगाकर आए तो देश भर में उनकी जमकर बदनामी हुई। भारतीय जनता पार्टी और कई दलों ने कहा कि देखिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल के अंदर चले गए। लेकिन अब प्रशांत किशोर एक अलग ही राजनीति कर रहे हैं, शराब की सियासत कर रहे हैं और शराब पर एक बार फिर से बिहार में शराब फैलाकर शिक्षा को बेहतर करने की बात कह रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का ये दावा जमीन में कितना खरा उतरेगा? क्या वाकई शराब से शिक्षा व्यवस्था बदली जा सकती है? अगर ऐसा है तो देश के तमाम राज्यों को शराब के टैक्स के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश पहले ही कर लेनी चाहिए थी। यानी कि प्रशांत किशोर का एक लिहाज से यह भी कहना है कि बिहार में आज जो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, उसकी वजह शराबबंदी है। ये है प्रशांत किशोर की सियासत की पहली शुरुआत। अब प्रशांत किशोर शराब से बिहार की कितनी सियासत बदलेंगे, इसका फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए कि गांधी जयंती के मौके पर ही प्रशांत किशोर शराबबंदी को अलग करने की बात कह गए। देश की जनता और बिहार की जनता ये तय करे कि वो उन्हें प्रशांत किशोर जैसा एक नेता चाहिए जो शराबबंदी अलग करने की मांग करता है, या उन्हें एक ऐसी दल, ऐसी पार्टी का नेता चाहिए जो ये कहे कि हम राज्य और देश में पूरी तरह से शराब को खत्म कर। तो ये हमारी पहली स्टोरी है जो प्रशांत किशोर के इस बड़े दावे को लेकर सामने। अब हम चलते हैं लिबरल टाइम्स की दूसरी स्टोरी की ओर। गांधी जयंती के मौके पर आप कंगना रनौत को मत सुनिए, आप इस छात्र को सुनिए। कौन है ये छात्र, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं, कंगना रनौत एक कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, लेकिन अब उनके ऊपर तमगा लग गया है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री होने का। हालांकि कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर यह बात कह चुकी है कि कंगना रनौत की कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है, उन्हें किसी भी आधिकारिक बयान देने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। किसी नेता के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है, लेकिन कंगना रनौत को यह बात समझ में नहीं आती है। आज गांधी जयंती के मौके पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के न जाने कितने ही देश हैं जो महात्मा गांधी के सामने सजदा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं और उनकी विचारधारा पर चलने की कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न जाने कितने दिग्गज नेता भी गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी के सामने शीश झुका रहे हैं। लेकिन इस मौके पर कंगना रनौत का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। ये पोस्ट आप देखिए। इस पोस्ट में कंगना रनौत कहती हैं कि देश का लाल होता है, पिता नहीं। महात्मा गांधी का जिक्र नहीं है, नीचे लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर है और उनके जन्मदिन की बधाई दी गई है। साफ इशारा है महात्मा गांधी की ओर। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्हें ही राष्ट्रपिता के तौर पर यह देश पूरा पूजता है और प्यार से उन्हें बापू कहकर भी बुलाता है। लेकिन कंगना रनौत और इनके ही जैसे देश में न जाने कितने लोग हैं जो ना तो आज तक महात्मा गांधी की विचारधारा को पढ़ पाए हैं, ना ही उनकी विचारधारा को समझ पाए हैं। लेकिन वे लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिन बयानों से महात्मा गांधी अपने ही देश में अपमानित हो जाते हैं।
वो महात्मा गांधी जिन्होंने 1916 में भारत में आकर एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसने 200 सालों की जंजीरों को मुक्त कर दिया और ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई। लेकिन आज भी महात्मा गांधी का अपमान भारत में ही किया जाता है। अब कंगना रनौत का ये बयान आया तो कई कांग्रेसी नेताओं ने इसकी आलोचना भी की। लोगों ने कहा कि देखिए, यही कंगना रनौत हैं जो कहती हैं कि आजादी 2014 के बाद मिली है। यही कंगना रनौत कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। और यही कंगना रनौत अब महात्मा गांधी का अपमान भी करती हैं। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अगर वे देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन कंगना रनौत भूल जाती हैं कि उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। खैर, इन बातों को आप दरकिनार कर दीजिए। हम गांधी जयंती पर कंगना रनौत को आपको नहीं सुनाना चाहते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्पीच जमकर वायरल हो रही है। ये स्पीच एक स्टूडेंट की है, एक स्कूल के छात्र की है और अपनी स्पीच में जिस लिहाज से इस छात्र ने महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन किया, महात्मा गांधी के विषय में लोगों को बताया और उन तमाम तथ्यों को रखा जो महात्मा गांधी के खिलाफ अपने ही देश में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस स्पीच को हर कोई सुनकर गदगद हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस स्पीच को सुनने के बाद लगता है कि वाकई हमारा देश गांधी का है। आप भी इस स्पीच को सुनिए। नतीजा ये हुआ कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीजी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है और विचार सदैव जीवित रहता है। अंत में दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करना चाहूँगा कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो आपने इस छात्र की इस स्पीच को सुना जिसमें उसने बताया कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक या यूनिवर्सिटी से निकले लोग जो ना तो महात्मा गांधी को आज तक पढ़ पाए हैं ना समझ पाए हैं, कहते हैं कि महात्मा गांधी मुस्लिमों के परस्त थे, लेकिन महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था और महात्मा गांधी के हैरान से कोई भयभीत नहीं होता था। इन बातों को सुनकर आपको लगेगा कि वाकई देश में आज भी गांधीवादी विचारधारा जिंदा। तो ये हमारी आज गांधी जयंती पर दूसरी स्टोरी। अब आपको लिए चलते हैं लिबरल टाइम की तीसरी स्टोरी की। विनेश फोगाट पूर्व भारतीय महिला पहलवान और मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी की नेता, उनका एक दावा सामने आया है। उस दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इत्तेफाक कीजिए, फर्ज कीजिए
कि आपके पास देश के प्रधानमंत्री का फोन आता है, देश के प्रधानमंत्री आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या आप उनकी बातचीत का ये प्रस्ताव ठुकरा देंगे? शायद आप ऐसा ना कर पाए, लेकिन विनेश फोगाट ने यह दावा करा है कि हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल को ठुकरा दिया है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विनेश फोगाट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान पर भी हैं और अब उन्होंने अपने एक दावे से सनसनी मचा दी। विनेश फोगाट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तब फोन कॉल करने की कोशिश की थी जब वो पेरिस में थी और फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। पूरा देश निराश था, विनेश फोगाट भी निराश थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन इस पूरी बातचीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन कॉल करने से मना कर दिया। विनेश फोगाट ने यह दावा एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत से पहले जो अधिकारी थे उनकी शर्तें सुनी और ये शर्तें रखी गई थी कि आप यानी कि विनेश फोगाट अपने साथ किसी को भी नहीं लाएंगे, 2 लोग मौजूद रहेंगे, एक जो इस पूरी बातचीत का वीडियो बनाएगा और दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कराएगा। फोन भी उन्हीं लोगों का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो भारतीय अधिकारी थे। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे मेरा फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। अब विनेश फोगाट ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या ये सोशल मीडिया पर जाएगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। विनेश फोगाट ने कहा कि तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात नहीं करूंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरा संघर्ष है, इसे मैं सोशल मीडिया पर मजाक बनवाने के लिए नहीं डालना चाहती। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे साथ सहानुभूति है तो वो मुझे एक फोन कॉल कर सकते हैं जिसे सोशल मीडिया पर ना डाला जाए, लेकिन मैं जानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल विनेश फोगाट का इस ओर इशारा था कि पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है, चाहे वो विनेश फोगाट का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो या WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप हो, इन तमाम मसलों को लेकर विनेश फोगाट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हमलावर थी और विनेश फोगाट का कहना है कि अगर वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करती तो वो इन बातों का जिक्र करती। विनेश फोगाट ने कहा कि पीएम मोदी शायद जानते थे कि मैं बीते 2 सालों का हिसाब लूंगी, इसलिए वे इस बातचीत को सोशल मीडिया के जरिए ही सामने लाना चाहते थे। तो विनेश फोगाट का ये पूरा दावा आया। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देखिए, ये है देश के प्रधानमंत्री जो खिलाड़ियों को सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत का अंश अपलोड कर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक खिलाड़ी से, एक पहलवान से बातचीत करना चाहते थे और उसे एक प्रोत्साहन के तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहते थे, तो इसमें गलत किया। अब गलत यहाँ पर विनेश फोगाट का दावा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तरीका, ये फैसला जनता करेगी। लेकिन फिलहाल लिबरल टाइम के शो पर ये स्टोरी हम आपके लिए लेकर, तो ये वो 3 स्टोरी थी जो आज हमने लिबरल टाइम के शो पर आपको दिखाई। इसी तरह हर रोज आपसे मुलाकात होती है और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर अंदर से बात होती है। तो बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला है इजाजत का। देखते रहिए लिबरल टीवी।